हाँ, तो अपना टॉपिक चल रहा था गर्भिणी विज्ञान, जिसमें अपन ने अब तक सद्योग्रहित गर्भा के लक्षण देख लिए, जो 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। व्यक्त गर्भा के लक्षण देख लिए, वो भी 2 नंबर में पूछा जाता है। और पुंसवन संस्कार, जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, वो अपन ने बात कर ली। ठीक है। अब अगला जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसका नाम है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। ये 10 या 20 नंबर में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ठीक है। वैसे तो और भी क्वेश्चन है, जैसे एंटीनेटल केयर भी आपके इसी में आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है या तो 5 नंबर में आ जाता है, कोई भी एक 5 नंबर में आ जाएगा। सेकंड स्टेज, सेकंड ट्राइमेस्टर में जो है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में अपन क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, वो लिखिए। या थर्ड ट्राइमेस्टर का पूछ लिया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पूछ लिया। 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। 2 नंबर में कोई साइन सिम्टम पूछ लिया, जैसे फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है उसमें कुछ अपन साइंस पढ़ेंगे 5-6, उनमें से कोई एक पूछ लिया 2 नंबर में। तो इससे छोटे से लेके बड़े तक हर तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की नैदानिक जांचें। ठीक है, या प्रेगनेंसी की जांच करना। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हाँ बोलो। हाँ, बहुत ज्यादा ये टॉपिक है, ये बड़ा है। 10 मार्क्स में पूछेगा तो कम से कम आपको इसमें 4 पेज तो भरेंगे ही भरेंगे। ये है, क्योंकि इसमें आपको अगर कम भी करना है ना आंसर, तो ये जो स्टार्टिंग का बेस जो मैंने बताया है, ये आप नहीं लिखोगे। बाकी आपको आगे डायरेक्ट प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस तो लिखनी ही पड़ेगी। और इसमें बहुत सारे साइन सिम्टम है, वो सब लिखने, उनमें से जितने मैक्सिमम याद हो उतने तो लिखने पड़ेंगे। वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी है इसमें। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पता लगता है अपन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना है, सेकंड कितना है, थर्ड कितना है, कब कब एंटीनेटल चेकअप कराना है, ये है। ठीक है ना। ये आपके नोट्स बिल्कुल उस तरीके से लिखे गए हैं जिस तरीके से आपको एग्जाम में सबसे बेस्ट से बेस्ट आंसर यही लिख सकते हो आप, क्योंकि इस बुक में बहुत ज्यादा है। और वैसे बहुत कम लिखने को तो बहुत कम भी लिखा जा सकता है काट पीट के। ठीक है। ये एकदम परफेक्ट आंसर है, इसमें कम ज्यादा आप कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, इससे कम चल जाएगा। इतना है ये नोट्स। आपकी 600 पेज की किताब को कोशिश की मैंने 200-250 पेज के अंदर करने की। 200-250 भी होने जरूरी थे, क्योंकि सब कुछ नहीं कर सकता ना। ओब्स ऐसी सब्जेक्ट है, सारी क्लिनिकल सब्जेक्ट है। एक भी साइंस सिम्टम छूटा और वही उठ के आ गया तो आप तो कहोगे कि पढ़ाया नहीं बॉस ने। इसलिए। ठीक है। शुरू करते हैं अपन टॉपिक है। सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी होते कितने टाइम की है। तो कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी, पहले होती है मेंस्ट्रुअल या जेस्टेशनल एज। ये कितनी होती है कि जो एमएनपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था, कि भाई आखिरी बार मेंसेस कितनी तारीख को आए थे, तो उसको डेट बताते हैं लेडीज या जो भी पेशेंट है। तो वहां से काउंट होती है। तो वहां से कितने होते हैं 10 ल्यूनार मंथ। ल्यूनार मंथ कितने टाइम का होता है, 28 दिन का होता है। तो 10 लूनार मंथ के बराबर, या 9 महीने 7 दिन, या 40 वीक्स, या 280 डेज। ठीक है। तो इस प्रकार से बताई गई गेस्टेशनल एज। 10 लूनार मंथ मतलब 28 दिन का अगर एक महीना होता है तो उसको लूनार मंथ कहते हैं। तो ऐसे 10 महीने। इसके अलावा 9 मंथ 7 दिन। वो 9 मंथ कैसे, 30 या 31 दिन का जैसे होता है उसके हिसाब से। 40 हफ्ते और 280 दिन। ये जो हो गया अपनी मेंस्ट्रुअल या जेस्टेशनल एज। एक होती है फर्टिलाइजेशन है ओव्यूलेटरी एज। अब लास्ट एमएनपी क्या होती है, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होती है। लास्ट एलएमपी में लेडी क्या बताती है कि पहला मेंसेस कब आया था, उसका फर्स्ट डे कब था मेंसेस का। ठीक है। तो उससे, अब वो जो फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस है उससे ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है, 14वें दिन। तो इन 14 दिनों को हटा देंगे। तो उन 14 दिनों को हटाने के बाद क्या हुआ, 38 हफ्ते या 266 दिन की क्या होगी, ओव्यूलेटरी एज हो गई। ठीक है। तो पहली गेस्टेशनल एज जो एलएमपी से शुरू होके और ड्यूरिंग डिलीवरी डे तक की होती है। और जो फर्टिलाइजेशन या ओव्यूलेटरी डे एज होती है, वो क्या कहाँ से होती है, फर्टिलाइजेशन से शुरू होके और जब डिलीवरी आती है जब तक की। ठीक है। समझ में आ गई दोनों में अंतर। 2 नंबर में कई बार पूछ लेता है। फिर आता है जेस्टेशन पीरियड। इसको 3 ट्राइमेस्टर या 3 विभागों में बांटा गया है। पहला ट्राइमेस्टर होता है 0 से 12 हफ्ते का, जब तक प्लेसेंटा फुली डेवलप नहीं होता तब तक का। ठीक है। तो ये पहला ट्राइमेस्टर हो गया। दूसरा ट्राइमेस्टर होता है 13 से 28 हफ्ते का। ये 28 हफ्ते क्यों बताया गया, क्योंकि 28 हफ्ते मतलब 7 महीने। अब चूंकि मासानुमासिक वृद्धि आप पढ़ चुके हो, तो 7वें महीने में क्या होता है लक्षण, बताएगा कोई मेरे को, मासानुमासिक वृद्धि में।
या आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हो तो बताना चाहिए तो आपको वैसे आंसर। बहुत इजी है। 7वें महीने में क्या होता है? बेटा ये 7वें महीने में है क्या? मैं 7वें महीने के पूछ रहा हूँ। ओज स्थिरता किस महीने में होती है? बिल्कुल। ओज होता है वो 8 महीने में है स्थिर, तो नैऋत भाग जो बोला गया है। 7वें महीने में होते हैं सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त तरह, यानी सभी अंग प्रत्यंग का विभाग जो है स्पष्ट हो जाता है, यानी फुली डेवलप हो जाता है फिजिकली बच्चा। समझ रहे हो? मतलब सारे अंग प्रत्यंग बन गए, अब उसमें कोई एब्सेंस नहीं किसी अंग की। तो इसलिए 28 हफ्ते यहाँ पे दूसरा ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर कैसे बांटा गया है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर बांटा गया है प्लेसेंटा डेवलपमेंट के बेस पे। प्लेसेंटा डेवलप कब हो जाता है? 12 हफ्ते तक। तो इसलिए 1 से 12 हफ्ते लिया गया है पहला ट्राइमेस्टर। फिर आता है दूसरा ट्राइमेस्टर। वो 13 से 28 क्यों लिया गया है? 28 हफ्ते के बाद बच्चा क्या हो जाता है? वायबल हो जाता है, जीवित रहने योग्य हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 13 से 28 हफ्ते तक दूसरा जेस्टेशन, दूसरा ट्राइमेस्टर लिया गया है। फिर जो डिलीवरी से पहले तक का तीसरा टाइम बचा होता है उसको थर्ड ट्राइमेस्टर बोला गया है। समझ में आ गया ट्राइमेस्टर कैसे बांटे? पहला प्लेसेंटा डेवलपमेंट के बेस पे, दूसरा जो है वायबल पीरियड में आ जाता है बच्चा 28 हफ्ते के बाद इसलिए, और तीसरा जो है डिलीवरी से पहले का जो बचा कुचा टाइम होता है वो। फिर आता है एंटीनेटल चेकअप। एंटीनेटल चेकअप जो है WHO ने मिनिमम 4 विजिट के बारे में बोला है। विजिट मतलब डॉक्टर से कम 4 बार तो मिलना ही चाहिए एक लेडी को प्रेगनेंसी में। कब कब? पहला 16वें हफ्ते पे, दूसरा 24 से 28 हफ्ते पे, तीसरा 32वें हफ्ते पे, चौथा 36वें हफ्ते पे। एक चीज अंतर आप देख रहे हो, 16 और 8 24, 24 और 8 32। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, या तो 8 के पहाड़े के अकॉर्डिंग कि 16 फिर 24 फिर 32, फिर तो आना चाहिए था 40, लेकिन 36वें हफ्ते पे ही आ जाते हैं अपन। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा इस तरीके से। तो ये 4 मिनिमम विजिट होनी चाहिए। इसके अलावा जो आइडियल विजिट है वो कैसी है? शुरुआती 7 महीनों में तो 1 विजिट पर मंथ करनी है। 8वें महीने में 1 विजिट पर 15 डेज, यानी उस महीने में जो है 2 विजिट करनी है। और 90वें महीने में पर वीक 1 विजिट, यानी टोटल 4 विजिट 90वें महीने में। इस तरह से टोटल 13 विजिट कम से कम करनी चाहिए डॉक्टर के पास। ठीक है, तो ये बता रखी है एंटीनेटल चेकअप के बारे में छोटी सी बात, कि चेकअप कब कब कराना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। हर हफ्ते की क्या क्या डायग्नोसिस होते हैं? तो हर हफ्ते नहीं, मतलब हर ट्राइमेस्टर का डायग्नोसिस। सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर का क्या डायग्नोसिस है, यानी 0 से 12 वीक तक का। तो पहला लक्षण आता है इसमें एमिनोरिया। ये आपको पता ही है कि मेंसेस जो है अब नहीं आते हैं लेडी के, तो वो एमिनोरिया की कंडीशन। और जो अपन ने व्यक्त कर्मा में क्या पढ़ा था? आर्तव एदर्शन। दूसरी चीज स्कैंटी ब्लीडिंग और प्लेसेंटल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें क्या हो रहा है कि जब गर्भ आता है, इम्प्लांट होता है, तो ये गर्भ है, ठीक है, ये इम्प्लांट हो रहा है। इम्प्लांट होने पे डेसिडिया का कुछ पार्ट, अब ये जैसे ये वॉल है, अब यहाँ पे अपना अपना ये आ गया ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो डेसिडुअल लेयर है ये धीरे धीरे ग्रोथ करती है ट्रोपोब्लास्ट के साथ साथ, और ये सब जगह इसके चारों ओर फैलती जाती है। या फिर अपन ऐसे मानते हैं कि आपने देखा होगा कीचड़ होता है एक जगह। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको वैसे मत रिलेट मत करना, बस एग्जाम्पल पर्पज से बता रहा हूँ, कीचड़ वाला एग्जाम्पल। ये कीचड़ भरा है किसी जगह, अब आपके पास एक बॉल है, वो बॉल इसमें पड़ी, फिर वो बॉल धीरे धीरे इसमें धंसती जाती है और कीचड़ इसको चारों तरफ से घेरता जाता है। तो बिल्कुल कुछ कुछ वैसा ही होता है कि जो डेसिडुआ होती है या एंडोमेट्रियम होती है, धीरे धीरे इसके चारों ओर तरफ से घेरती रहती है इसको। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की लेयर बनाती है। कौन कौन सी लेयर बनाती है देखते हैं अपन। सबसे पहले 1 नंबर जो दे रखा है यहाँ पे, 1 नंबर देखो, 1 नंबर क्या है? डेसिडुआ बेसिलिस, जो यूटेराइन वॉल है। 2 नंबर डेसिडुआ कैप्सुलरिस। अब कैप्सूल फॉर्मेशन में 2 नंबर काम आ रहा है, जो इसको पैक करने का काम कर रहा है, इसलिए डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और तीसरी इन दोनों के बीच का कनेक्टिव लिंक, जो इस वॉल को और डेसिडुआ बेसिलिस और कैप्सुलरिस को जोड़ रहा है, वो है डेसिडुआ वेरा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की जो है अपने लेयर्स बन जाती है किसके चारों ओर? अपने फीटस के चारों ओर। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है इसने? सम टाइम ब्लीडिंग अकर्स ड्यू टू डेसिडुअल स्पेस बिटवीन डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ वेरा। अब ये 2 और 3 नंबर जहां मिल रही है ना,
इनके बीच कई बार गैप रह जाता है, और ये गैप रहने से वहां की आर्टरीज वेन्स जो है खुल जाती है, ओपन हो जाती है, उनसे जो है थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती है। तो इसलिए जो है यहाँ पे स्कैंटी ब्लीडिंग देखने को मिलती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान थोड़ी बहुत। ठीक है, अब ये स्कैंटी ब्लीडिंग का मतलब ये नहीं है कि उसके पीरियड्स आ रहे हैं ना, बिल्कुल थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, माइन्यूट सी, वो इसीलिए होती है, वो भी सब में नहीं होती, वो भी क्या है कुछ केसेस में ऐसी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो एमिनोरिया हो गया, स्कैंटी ब्लीडिंग हो गई। तीसरा आती है मॉर्निंग सिकनेस, ये अपन ने बोली है उल्टी का सा मन होता है ना, जो नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन, तो उसके लिए बोले हैं। ये क्यों होती है? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एससीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की जो लेवल बढ़ता है उसके कारण जो है नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन होती है। फिर आती है यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। अब चूंकि क्या होता है कि फीटस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है अपनी आकृति में, तो बढ़ने के कारण क्या होता है, ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है। कैसे पड़ता है? ये ब्लैडर हो गया, ये अपना वो यूटेरो वेसाइकल पाउच हो गया, ये यूट्रस हो गया। ठीक है, अब ये यूट्रस जो है इस पे दबाव डालेगा, ब्लैडर पे दबाव पड़ने के कारण उसको क्या है, फीमेल को यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी होगी, बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होगी, फीलिंग आएगी ऐसी। ठीक है, तो यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी। फिर ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट और टेंडरनेस, कि जो ब्रेस्ट है उसमें डिस्कम्फर्ट होगा और टेंडरनेस होगी। ठीक है, प्रिकिंग पेन होगा, तो ये प्रिकिंग सेंसेशन की वजह से कोई चुभ रहा है या खींच रहा है, इस टाइप की सेंसेशन होगी। 6 से 8 हफ्ते में मेनली जो है ये फील होता है प्राइमी ग्रेविडा में। ठीक है, जो लेडी है उसको थकान महसूस होगी, फैटीग होगी। ठीक है, एक आता है मोंटगोमेरी ट्यूबरकल फॉर्मेशन। मोंटगोमेरी ट्यूबरकल फॉर्मेशन ये कब होता है? 12वें हफ्ते पे होता है। इसमें जो प्राइमरी एरियोला होते हैं उनकी सिबेसियस ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, वो थोड़ी ग्लैंडुलर टाइप की हो जाती है। अब जैसे देखें ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर देखें, ये ब्रेस्ट हो गया, बीच में ये निप्पल हो गया, और निप्पल के चारों ओर एरियोला पार्ट हो गया। एरियोला पार्ट में जो है सिबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती है, उन सिबेसियस ग्लैंड्स में जो है ग्रंथि टाइप फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ग्रंथि फॉर्मेशन के कारण वहां पर जो है नोट्स जैसी फील होती हैं पेशेंट को। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है मोंटगोमेरी ट्यूबरकल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये लक्षण जो है यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे आते हैं सिम्फाइजियल फंडल हाइट। सिम्फाइजियल फंडल हाइट मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस और फंडल के बीच की क्या हाइट है। ठीक है, तो वो 12वें हफ्ते पर होती है सिम्फाइसिस प्यूबिस लेवल पे, कि जो अपना सिम्फाइसिस प्यूबिस लेवल है वहां उस लेवल पे होता है गर्भ, कब? 12वें हफ्ते पे। ठीक है, फिर कुछ साइंस आते हैं, जैसे नाम यहाँ पे है, इसकी ट्रिक है जेसी जी होप, HOP। ठीक है, जगदीश चंद्र जी की होप, JCG होप। ठीक है, कि जब साइंस अपने जब भारत आजाद हुआ तो साइंस को बहुत आगे बढ़ाने की जरूरत थी। ठीक है, वैसे तो पहले से ही कुछ साइंटिस्ट बहुत काम करते, जिनमें से एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे अपने जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, उन्होंने फोटोन पर काम किया था ना, तो उनसे याद कर सकते हो। जगदीश चंद्र बोस जो है भारत के लिए एक होप थे साइंस की, तो जगदीश चंद्र जी होप थे साइंस की। तो जे से मतलब जैकमायर साइन, ये कब होता है? 8वें हफ्ते में। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, कि वेजाइना का जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं जैकमायर साइन। ठीक है, दूसरा आता है सी से चैडविक साइन। चैडविक साइन भी 8वें हफ्ते पर होता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, कि सर्विक्स का भी जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, वो हो गया चैडविक साइन। तीसरा आता है गोडेल साइन। गोडेल साइन होता है 6ठे हफ्ते पर, वो होता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, कि सर्विक्स भाग जो है वो सॉफ्ट हो जाता है पहले से। सर्विक्स वैसे फर्म स्ट्रक्चर होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान वो थोड़ी सॉफ्टनेस आने लग जाती है उसमें, तो सॉफ्टनिंग हो जाती है सर्विक्स की। फिर H फॉर हैगर साइन। हैगर साइन क्या होता है? 6 से 10 हफ्ते पे होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। अब धीरे धीरे देखो बढ़ रहा है, आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी ना, क्रम से आप ऊपर जा सकते हो। पहले बाहर की ओर वेजाइना होता है, फिर उसके अंदर सर्विक्स आता है, सर्विक्स की फिर सॉफ्टनिंग होती है, फिर सॉफ्टनिंग सर्विक्स के ऊपर आते हैं तो लोअर यूटेराइन सेगमेंट होता है, तो लोअर यूटेराइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग हो गई, तो वो हैगर साइन हो गया। फिर ओ से ओसिएंडर साइन 8वें हफ्ते पे होता है। इसमें क्या होता है? इंक्रीज्ड पल्सेशन फेल्ट थ्रू लेटरल फोर्निक्स, जो फोर्निक्स भाग होता है वेजाइना के पास वाला पार्ट होता है वेजाइना और सर्विक्स के जो कनेक्टिव लिंक होता है वहां पर फोर्निसेस पाए जाते हैं। तो उन फोर्निक्स में जब आईवी जो PV एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें फोर्निसेस में पल्सेशन फील होता है। ठीक है, डॉक्टर को या फिर फीमेल को जो है उस भाग में पल्सेशन फील होता है,
तो वो ओसिएंडर साइन हो गया। फिर आता है पामर साइन। पामर साइन 4 से 6 हफ्ते में होता है। रेगुलर और रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन। इसमें जो है फीमेल को कॉन्ट्रेक्शन फील होते हैं यूट्रस में। रेगुलर होते हैं मतलब लगातार बने रहते हैं, और रिदमिक होते हैं। रिदमिक क्या होता है? नियमित रूप से, कि हाँ भाई 5 मिनट लगातार कॉन्ट्रेक्शन हुए, फिर एकदम रुक गए, फिर 5 मिनट बाद फिर वापस कॉन्ट्रेक्शन हुए, फिर वापस रुक गए। इस तरह से रिदमिक फॉर्म में चल रहे हैं, तो वो पामर साइन हो गया। ठीक है, तो ये 6 साइन हो गए। जगदीश चंद्र जी की होप। ठीक है, जे फॉर जैकमायर, सी फॉर चैडविक, जी फॉर गोडेल, एच फॉर हैगर, ओ फॉर ओसिएंडर, और पी फॉर पामर। ठीक है, पहले साइनों के नाम याद हो गए। फिर एक फोन नंबर याद कर लो, 88 66 108 46। ठीक है, तो आठ आठ हफ्ते का जो है मतलब जैकमायर साइन हो गया। 8 हफ्ते का चैडविक। 6 हफ्ते पे होता है गोडेल साइन। 6 से 10 वीक का होता है हैगर साइन। ओसिएंडर 8 वीक। और पामर साइन 4 से 6 हफ्ते में जो है अपन को दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें साइन वैसे पहले बाहर से अंदर की ओर जाओ, कि पहले ब्लूइश डिस्कलरेशन हुआ वेजाइना का, जैकमायर साइन। फिर चैडविक में वेजाइना के अंदर गए, सर्विक्स का डिस्कलरेशन हो गया। ठीक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन। फिर गोडेल साइन, सर्विक्स में सॉफ्टनिंग हो गई। फिर हैगर साइन, सर्विक्स के ऊपर गए तो क्या आया? लोअर यूटेराइन सेगमेंट, उसमें क्या हुआ? सॉफ्टनिंग हुई। ठीक है, तो वो हैगर साइन। फिर ओसिएंडर साइन आ गया। ओसिएंडर साइन में क्या था? अपने पल्सेशन फील होता है कहाँ पे? फोर्निसेस में। ठीक है, फिर ओसिएंडर के बाद आता है पामर साइन। पामर मतलब कॉन्ट्रेक्शन में आ जाते हैं। तो रिदमिक और रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन, ये सारे साइंस हो गए। ठीक है, यहाँ तक अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे बढ़े। कोई डाउट है? आगे बढ़े। ठीक है, फिर आता है गेस्टेशनल सैक। तो गेस्टेशनल सैक प्रेजेंट इन यूएसजी। जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो यूट्रस में एक सैक यानी थैली नुमा संरचना जो है फिर दिखाई देती है अल्ट्रासोनोग्राफी में। वो कब दिखाई देती है? 5वें हफ्ते पे। तो 5वें हफ्ते में वो सैक देख के अपन देखते हैं कि हाँ इसको प्रेगनेंसी है। ठीक है, फिर फीटल हर्ट साउंड, ये 10वें हफ्ते पे फेल होता है। किसके द्वारा? डोपलर ट्रांसड्यूसर के द्वारा, या फीटोस्कोप भी बोलते हैं उसको। जैसे अपने स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट सुनते हैं ना, वैसे एक फीटोस्कोप आता है, कॉनिकल टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ऐसी कॉनिकल टाइप की स्ट्रक्चर कुछ होती है, और फिर आगे यूं जुड़ा हुआ होता है, तो उससे पता लग उससे यूं। ठीक है, तो उससे जो है यहाँ पे फील होती है फीटस की जो है। आवाज नहीं आ रही? ओहो, आवाज कब से नहीं आ रही? अभी ये बंद हुई है क्या? अच्छा, ठीक है, वो मैं ये शायद वो ऑन कर रहा हूँ ना स्क्रीन पे ये। ठीक है, कोई नहीं। अब आ रही है? हाँ, तो फीटल हर्ट साउंड की बताया था कि एक डोपलर ट्रांसड्यूसर या फीटोस्कोप होता है, उससे जो है अपन को फीटल हर्ट साउंड सुनाई देता है। ठीक है, फीटोस्कोप से। ये कब होता है? 10वें हफ्ते के बाद अपन को जो है फीटस की जो अपन को हार्ट बीट सुनाई देने लग जाती है। फिर आता है कि इम्यूनोलॉजिकल एससीजी टेस्ट, कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की प्रेजेंस जब यूरिन में होती है ना, उससे अपन प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं। जैसे प्रेग्नेंट लेडी होगी तो उसके यूरिन में क्या होगा? एससीजी होगा। तो एससीजी का एक एंटी सीरम पाया जाता है, उससे जो है उसको सैंपल डालते हैं यूरिन में। ठीक है, फीमेल के यूरिन में। फिर न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है एंटीबॉडी के कारण। अब इस न्यूट्रलाइज्ड मटेरियल के अंदर एससीजी कोटेड पार्टिकल डालते हैं। वो डालने पर जो है कोई एग्लूटिनेशन नहीं होता है। तो इससे क्या अपन देखते हैं कि लेडी प्रेग्नेंट है। वहीं नॉन प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है? यूरिन होता है, उसमें एससीजी एंटी सीरम डालते हैं। ठीक है, अब यूरिन में कोई एससीजी नहीं है, तो यहाँ पर कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, फिर उसमें एससीजी कोटेड पार्टिकल डालते हैं, फिर यहाँ पे एग्लूटिनेशन दिखाई देता है। ठीक है, तो ये अपने एससीजी टेस्ट हो गया। तो ये सारे क्या हो गए? डायग्नोसिस ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। क्या क्या बात की इसमें? सबसे पहले अपन ने मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया यानी एमेनोरिया हो गया। कुछ कुछ स्कैंटी ब्लीडिंग हुई, वो क्यों हुई? कि दो वाल्स थी
डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ वेरा, उनके बीच गैप आ गया, उस गैप के कारण ब्लीडिंग हुई थोड़ी बहुत, तो वो स्कैंटी ब्लीडिंग होगी। इसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वोमिटिंग की कंडीशन, यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, इसकी बात कर ली थी। ब्रेस्ट चेंजेस होंगे, ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्ट, प्रिकिंग सेंसेशन होना, फीलिंग ऑफ फुलनेस होना, फिर थकान होना, ये अपन ने देख लिया था। मोंटगोमेरी ट्यूबरकल फॉर्मेशन देखा था, जिसमें कि जो एरियोला भाग होता है उसमें जो सिबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है उनमें ट्यूबर ग्रंथि फॉर्मेशन होने लग जाता है। फिर अपन ने सिंफाइजल फंडल हाइट देखी थी 12वें हफ्ते में, कहा थी प्यूबिक सिंफाइसिस पे। फिर अपन ने 6 साइन देखे थे जेसीजी की होप, जगदीश चंद्र बसु जी की होप। तो जे फॉर जैकमायर साइन, इसमें बाहर से अंदर जाएंगे तो वेजाइना का डिस्कलरेशन, ठीक है। फिर चैडविक साइन आ जाता है, सी फॉर चैडविक, अब वही 8वें हफ्ते पे होता है। इसमें वेजाइना के अंदर के सर्विक्स में डिस्कलरेशन होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन। फिर आता है जी फॉर गोडेल साइन, गोडेल साइन में क्या होगी, सर्विक्स में सॉफ्टनिंग हो गई। फिर आता है एच फॉर हैगर साइन, 6 से 10 हफ्ते पे होता है। इसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, और ऊपर चले गए अपन, ठीक है। फिर आता है अपने ओसिएंडर साइन, ओसिएंडर साइन में पल्सेशन फील होता है, कहाँ पे, फोर्निसेस पे, ठीक है, लेटरल फोर्निसेस पे। फिर आता है अपने लास्ट पामर साइन, पामर साइन में क्या होता है, रेगुलर और रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होते हैं। फिर जेस्टेशनल सैक देखिए अपन को 5वें हफ्ते में दिखाई दे जाती है यूएसजी में। फिर फीटल अल्ट्रासाउंड 10वें हफ्ते पे सुनाई देता है। फिर लास्ट आता है एससीजी टेस्ट, अगर पॉजिटिव है, कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, तो प्रेग्नेंट है लेडी, अगर एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है तो मतलब नॉन प्रेग्नेंट है। तो ये अपने हो गए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सारे डायग्नोस्टिक टूल, ठीक है। फिर आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है प्रेगनेंसी की जांच के तरीके। पहला, एमिनोरिया कंटिन्यू रहेगा। दूसरा, मॉर्निंग सिकनेस और यूरिनरी अर्जेंसी सबसाइड हो जाएगी। सबसाइड मतलब अब ना तो उसको नोजिया वोमिटिंग जैसी कंडीशन होगी, ना ही जो है अपने यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी होगी। क्यों? क्योंकि अब पेट बढ़ने लग जाएगा, लेडी का टमी बाहर आने लग जाएगा, तो बच्चे को मूवमेंट के लिए। इसके अलावा जो अपन ने एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ा था वो भी बढ़ेगा, तो बच्चा फ्रीली उस एमनियोटिक फ्लूइड में मूवमेंट कर सकता है अब। तो इसलिए जो है बच्चा ऊपर फ्लोट होने लग जाएगा। फ्लोट होगा तो जो अपने ब्लैडर है उस पर से प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए यूरिनरी अर्जेंसी भी इस वक्त नहीं रहेगी, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, ओजीटीटी, ये कब करते हैं, 24 से 28वें हफ्ते पे। जब मैं गर्भिणी व्यापक पढ़ूंगा तो उसमें एक आएगा जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, तो उसके लिए टेस्ट इसी टाइम में कराता है, 24 से 28 हफ्ते में। तो ये चीज आप याद रखना कि ये टेस्ट करवाना चाहिए 24 से 28 हफ्ते में, टू डिटेक्ट जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। फिर इसके अलावा इस दौरान क्या होता है, बच्चा बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा होता है, 6 से 7वें महीने में के दौरान जो है बच्चा मैक्सिमम ग्रोथ करता है। तो इस दौरान क्या होता है, लेडी के आयरन की इनकी कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो टिटनेस की भी संभावना हो सकती है, और बच्चे को भी टिटनेस की संभावना हो सकती है खून की आयरन की कमी के कारण, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टीटी की डोज दी जाती है मदर को। पहली डोज 16 से 24 हफ्ते में दी जाती है, और दूसरी डोज उससे 1 महीने बाद, फर्स्ट डोज के 1 महीने के बाद, ठीक है। तो ये याद रखना, टीटी की डोज कब दी जाती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और कब दी जाती है, 16 से 24 हफ्ते पे। दूसरी डोज कब दी जाती है, उसके 1 महीने बाद। तो ये चीज होगी। तो दो मेन चीजें पढ़ लिया अपन ने, क्या क्या, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस जो जीडीएम के लिए करवाते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के लिए। दूसरी चीज, टीटी की डोज दी जाती है, पहली डोज 16 से 24 हफ्ते पे, और दूसरी उसके 1 महीने बाद। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट लगना लक्षण, क्विकनिंग। क्विकनिंग कैसे याद करोगे, लात मारा, 3 इडियट देखिए, लात मारा फुटबॉलर बनेगा, तो वो, तो क्विकनिंग में क्या होती है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर, कि मदर को पहली मूवमेंट फीटस की फील होती है इस दौरान। प्राइमी ग्रेविडा होगी तो उसमें 18 हफ्ते लग जाएंगे, और मल्टी ग्रेविडा में ये मूवमेंट 16 हफ्ते में जो है फील हो जाती है, ठीक है। तो क्विकनिंग एक मेन लक्षण है, 2 नंबर में कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज क्विकनिंग या एक्सप्लेन क्विकनिंग, ठीक है। और आयरन एंड फॉलिक एसिड 16 से 24 हफ्ते में जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए, आयरन की टेबलेट जो है लेडी के स्टार्ट कर देते हैं, जैसे आयुर्वेद में क्या है, पुनर्नवा मंडूर देते हैं। तो ये अपने क्या होगी, सेकेंड ट्राइमेस्टर की जो डायग्नोसिस हो गया। इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार, अभी तो और बचे हैं। फिर अगला आता है स्किन चेंजेस। अब स्किन के जो है चेंजेस होते हैं इस दौरान। सबसे पहले लीनिया नाइग्रा, ये 20वें हफ्ते पे होता है। लीनियर पिगमेंटेड जोन एक्सटेंडेड फ्रॉम प्यूबिक सिम्फाइसिस टू एंसीफॉर्म कार्टिलेज, यानी जिफोइड प्रोसेस। जैसे ये लेडी की बॉडी है, ठीक है, ये अपने, ठीक है,
यहाँ पे अम्बेलिकल रीजन हो गया, यहाँ पे ब्रेस्ट हो गए, ठीक है, यहाँ पे जिफोइड प्रोसेस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, एक सेकंड, प्यूबिक पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होती है लाइन बननी, और ये थ्रू अम्बेलिकस जिफोइड प्रोसेस तक एक डिस्कलर्ड लाइन डिस्कलरेशन हो जाता है एक तरह का, ठीक है। तो ये जो है लाइन फॉर्म हो जाती है, इसको बोलते हैं लीनिया नाइग्रा, ठीक है। तो ये कब होती है? लगभग 20 वीक पर इस तरह की जो लाइन दिखाई देने लग जाती है, तो इसको लीनिया नाइग्रा बोलते हैं, ठीक है। तो ये लीनिया नाइग्रा हो गया। फिर आता है स्ट्री ग्रेविडेरम। स्ट्री ग्रेविडेरम ये भी 20वें हफ्ते में होती है। इसमें क्या होती है कि जो एब्डोमेन पार्ट होता है ना, उसमें जो है पिंकिश या पिंक कलर की लाइंस जो है दिखाई देने लगती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रिया ग्रेविडेरम, स्मॉल पिंक लाइन ऑन एब्डोमेन। तो ये दूसरी चीज हो गई, ठीक है। तीसरी होती है चेलोज्मा। चेलेज्मा होता है 24वें हफ्ते पर, ठीक है, कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके गाल या हेड फोरहेड मतलब माथे पर जो है पिगमेंटेशन होने लग जाता है, हल्का ब्लैकिश टोन आने लग जाता है, जिसमें झाइयां बोलते हैं ना अपन जिसको, ऐसी झाई टाइप की जो है डिस्कलरेशन होने लग जाता है। ये स्किन चेंजेस हैं। तो लीनिया नाइग्रा आपको समझ में आ गया, स्ट्रिया ग्रेविडेरम। अब ये स्ट्रिया ग्रेविडेरम, लीनिया नाइग्रा, ये सब क्यों हुए कि बच्चा जो है वो अंदर ग्रोथ कर रहा है, बच्चे के ग्रोथ करने के कारण यूट्रस ग्रोथ कर रहा है, यूट्रस ग्रोथ करने के कारण जगह घेर रहा है, वो पेट बढ़ा रहा है, पेट बढ़ाएगा तो मसल्स में जो है खिंचाव होगा, मसल स्ट्रेचनिंग के कारण वहां पर जो है ये रेखाएं बनने लग जाती है, ठीक है। तो ये स्किन चेंजेस हो गए। फिर सेकेंडरी एरियोला इज प्रेजेंट एट 28 वीक। सेकेंडरी एरियोला क्या है कि जैसे ये निप्पल है, ये ब्रेस्ट है, ये एरियोला पार्ट है। अब ये एरियोला पार्ट और आगे ग्रोथ करता है, ठीक है, ये जो डार्क एरिया और ज्यादा बढ़ता है, ये आगे तक, यहाँ तक जैसे आ गया, तो ये सेकेंडरी एरियोला हो गया, सेकेंडरी एरियोला रीजन। ये प्राइमरी हो गया, ठीक है। तो ये अपने सेकेंडरी और एरियोला फॉर्मेशन हो गया। तो ये आ गया अपने। फिर आता है ब्रेंक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रेंक्सटन हिक्स ने सबसे पहले इसकी खोज की, इसलिए इसके नाम पे नाम रख दिया। 16वें हफ्ते से फील होने शुरू होते हैं, पेनलेस होते हैं, मतलब इसमें कोई पेन नहीं होता। इरेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है कि कभी फील होता है खिंचाव, कभी फील नहीं होता, ज्यादा पेन नहीं होता, इसलिए इनको पेनलेस बोला गया है। तो ये हो गया ब्रेंस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। फिर आता है बलॉटमेंट। बलॉटमेंट मतलब बलोटे खाना अपन बोलते हैं ना, जिसमें कि इधर से उधर घूमना है, तो वो बलॉटमेंट होता है। रिबाउंड ऑफ फीटस, ठीक है। बलॉटमेंट दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो है अपन करते हैं किसके लिए? ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, और इंटरनल करते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। पर एब्डोमेन होता है, और ये इंटरनल वाला पर वेजाइनल होता है। ये 20वें हफ्ते में होता है, 16 से 28वें हफ्ते में होता है दूसरा, ठीक है। तो एक्सटर्नल बलोटमेंट में कैसे अपन ने बलोटमेंट किया कि जैसे एक मिनट में एक और डायग्राम है इससे रिलेटेड, ये रहा, ये एक्सटर्नल बलोटमेंट है, ठीक है। डायग्राम हालांकि गलत है, इसमें क्या है, ब्रीच प्रेजेंटेशन दिखा रखी है, पर ये वर्टेक्स होनी चाहिए थी, ठीक है, नहीं सॉरी, ब्रीच ही है, सही है। तो ये एक्सटर्नल बलोटमेंट है। इसमें क्या कर रहा है, एक सेकंड, ये हाथ है डॉक्टर्स के या नर्स के, ठीक है। तो एक हाथ से यहाँ पर यूं प्रेशराइज किया, प्रेशर डाला एब्डोमेन पे, ठीक है। प्रेशर डालने से बच्चे मूवमेंट हुए, बच्चे में बच्चा मूवमेंट करके कहा, इस वॉल पे टकराया, ठीक है, गर्भाशय की। और ये जो टकराना है ये अपन को दूसरे हाथ में फील होता है। तो ये हो गया एक्सटर्नल बलोटमेंट। मतलब एक साइड से अपन ने प्रेशर किया, पुश किया फीटस को, और उसका फील अपन को दूसरी साइड में, दूसरे हाथ में जो है रिसीव हुआ। एक साइड फोर्स लगाया, उसका इम्पल्स अपन को दूसरी साइड में फील हुआ। तो ये एक्सटर्नल बलोटमेंट है, ठीक है। समझ में आ गया एक्सटर्नल बलोटमेंट। फिर आता है इंटरनल बलोटमेंट का। इंटरनल बलोटमेंट में क्या करते हैं अपन, दो फिंगर जो है एंटीरियर फोर्निक्स पर लगाते हैं। ये जो दो फिंगर है इन्होंने एंटीरियर फोर्निक्स पर लगाई, और उससे प्रेशर किया, प्रेशर किया, बच्चे के हेड पे प्रेशर पड़ा, बच्चे ने जो है पीछे आके यहाँ पे प्रेशर मारा, पीछे की साइड यूट्रस पे। फिर यूट्रस से फिर प्रेशर ऑपोजिट साइड आया, फिर बच्चे ने जो है वापस प्रेशर अपने फोर्निक्स पे, एंटीरियर फोर्निक्स पे लगाया, और वो अपन को उन फिंगर्स पे फील हुआ। तो ये इंटरनल बलोटमेंट है। समझ में आ गया आपको बलोटमेंट कैसे हुआ? हाँ या ना? ठीक है।
एक्सटर्नल बलोटमेंट में बाहर से एब्डोमेन से ही है ना, एक साइड से प्रेशर डालते हैं, जैसे मान लो लेफ्ट साइड से अपन ने प्रेशर डाला, ठीक है, लेफ्ट हैंड से, और वो राइट हैंड पे अपन को फील हुआ। जैसे वो आप एक बॉल है आपके पास, उसको आपने एक हाथ से मारा, वो दूसरे हाथ पे आके फील हो रही है अपन को, टच इम्पल्स कर रही है दूसरे हाथ पे, बिल्कुल वैसा ही फील होता है। अंदर क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, उसके अंदर फ्लोट कर रहा है बच्चा, तो एक साइड से जब हम उसको प्रेशराइज करते हैं, वो फ्लोटिंग करता हुआ दूसरी साइड जाके टकराता है यूट्रस से, तो वो टकराहट जो है, वो इम्पल्स जो है, वो अपन को दूसरे हाथ पे फील होता है, वो एक्सटर्नल बलोटमेंट। इंटरनल बलोटमेंट में अंदर वेजाइना के अंदर थोड़ा हाथ डालते हैं फोर्निसेस तक, तो एंटीरियर फोर्निसेस पे जो है अपन हाथ रखते हैं और प्रेशर करते हैं। वो प्रेशर करने से बच्चा जो है, बच्चे का हेड जो है, वो ऊपर ऑपोजिट साइड में जो है पुश होता है, ऑपोजिट साइड में पुश होता है, फिर उसका जो बटेक पार्ट है वो टकराता है यूटेरिन वॉल से, फिर वापस वो फ्लोट होके आगे की ओर आता है, वो आगे आता है, फिर वापस अपन को सिफेलिक भाग टकराता हुआ फील होता है। तो ये अपने हो गया इंटरनल बलोटमेंट। तो ये बलोटमेंट टेस्ट कब करते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में। फिर फीटल हार्ट साउंड की बात करते हैं कि जब 20वां हफ्ता होता है सेकंड ट्राइमेस्टर का, तो फीटोस्कोप से अपन या पिनार्ड स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं, करने पर 110 से 116 बीट्स पर मिनट अपन को फीटल हार्ट साउंड सुनाई देता है। फिर आता है सिंपाइजल प्यूबिस हाइट। इसको समझने का सबसे अच्छा डायग्राम ये है। सबसे पहले फंडल हाइट होती क्या है, तो सिंपाइसिस प्यूबिक बोन यहां से लेके और यूट्रस का जो टॉप होता है उसको फील किया जाता है, यानी डॉक्टर एक हाथ तो लगाता है यहाँ पर सिंफाइसिस प्यूबिस लेवल पे, ठीक है, और दूसरा हाथ रखता है यहाँ पर, यूट्रस का टॉप देखता है, तो उसको जो चेक करता है फंडल हाइट कितनी है, ठीक है। ये फंडल हाइट उसको अगर नेवल लेवल पे फील होती है, कभी कभी प्यूबिक सिंफाइसिस लेवल पे ही होती है, कभी जो है जिफोइड प्रोसेस लेवल तक पहुंच जाती है, तो ये अलग अलग साइज की है। ये तो मैंने आपको बताया कि होता क्या है सिंफाइसियस प्यूबिस हाइट, कि प्यूबिक बोन से लेके अपन कहाँ तक, टॉप ऑफ द यूट्रस तक के बीच की जो हाइट होती है उसको बोलते हैं फंडल हाइट, ठीक है। ये फंडल हाइट होगी, इस तरह से चेक करते हैं। ये 12वें हफ्ते पे स्थिति है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस लेवल पे होता है 12वें हफ्ते में, ठीक है। फिर 22वें हफ्ते तक या जो 20वें हफ्ते तक जो है ये नेवल रीजन पे आ जाता है, ठीक है। फिर 36 हफ्ते पर ये जिफोइड प्रोसेस तक आ जाता है, ठीक है। जब थर्ड ट्राइमेस्टर का अपन जब थर्ड जो ट्राइमेस्टर के अपन डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के देखेंगे, तब बताएगा कि हाँ इसमें अनइजीनेस फील होती है फीमेल को 36वें हफ्ते पे। क्यों? क्योंकि जिफॉइड प्रोसेस तक आ जाता है ना, तो फीमेल को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर पड़ता है डायफ्राम पे और डायफ्राम लंग्स पे प्रेशर डालता है, इसलिए, ठीक है। तो 36वें हफ्ते में जिफॉइड प्रोसेस लेवल पे होता है और 40th वीक पे थोड़ा नीचे आ जाता है। तो ये सारे लेवल अभी अपन पढ़ेंगे, पर एक बार बेसिक मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से जो है सिम्फाइजल फंडल हाइट होती है, ठीक है। समझ में आ गया सिम्फाइजल फंडल हाइट है क्या और अलग अलग हफ्तों में कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 12वें हफ्ते पे। तो 12वें हफ्ते पे जो है कहाँ होती है, सिम्फाइसियल प्यूबिस पे, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे। 16वें हफ्ते पे सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बेलिकस के बिल्कुल बीचों बीच होती है, ठीक है। 22वें से 24वें हफ्ते पे अम्बेलिकल लेवल पे होती है। फिर 24 के बाद 8 का गुणा करो 32वें हफ्ते पे, 32वें हफ्ते पे अम्बेलिकस से तो 2/3 ऊपर और जिफर्ड प्रोसेस से 1/3 नीचे, इस लेवल पे जो है अपने 32वें हफ्ते पे होती है, एनलार्जमेंट एब्सेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर 36वें हफ्ते पे जिफोर्ड प्रोसेस तक चला गया, ये मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है, 36वें हफ्ते पे। फिर क्या होता है, बच्चे का एंगेजमेंट होता है एट टर्म। एंगेजमेंट होने के कारण ये एनलार्जमेंट नहीं, यहाँ पे एंगेजमेंट आना चाहिए वर्ड, ठीक है। ये एनलार्जमेंट नहीं आएगा, ये एंगेजमेंट होगा ये, ठीक है, एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट जब बच्चे का होता है, यानी बच्चा जो पेल्विक इनलेट में सेट हो जाता है, तो बच्चा नीचे आता है, नीचे आने के कारण 40th हफ्ते पे फिर वही पोजीशन आ जाती है, अम्बेलिकस से 2/3 ऊपर तो जिफोइड प्रोसेस से 1/3 नीचे, तो ये 40वें हफ्ते की पोजीशन है। समझ में आ गई पोजीशन। 12वें हफ्ते पे तो होता है अम्बेलिकस लेवल पे, मैं लिख लेता हूँ एक बार आपको समझ में आ जाए, ये लिख नहीं रखा। 12वें हफ्ते पे कहाँ होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस लेवल पे, सॉरी, प्यूबिक सिम्फाइसिस लेवल पे। फिर 12 से 16वें हफ्ते पे 4 जुड़ गए, 16वें हफ्ते पे अम्बेलिकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में, एंड अम्बेलिकस के बीच, ठीक है। फिर 22वें से 24वें हफ्ते पे, 22वें से 24वें हफ्ते पे अम्बेलिकस लेवल पे होता है, ठीक है।
फिर उसके बाद 28वें हफ्ते पे अम्बेलिकस, और अम्बेलिकस से तो 1/3 ऊपर, अम्बेलिकस से 1/3 ऊपर, और जिफोइड प्रोसेस से 2/3 नीचे। ये 28वें हफ्ते की पोजीशन है, ठीक है। फिर 32वें हफ्ते पे, 32वें हफ्ते पे कहाँ होता है, जिफोइड प्रोसेस और अम्बेलिकस के बीच में होता है। 32वें हफ्ते, सॉरी बीच में नहीं, जिफोइड प्रोसेस से तो 1/3 नीचे और अम्बेलिकस से 2/3 ऊपर होता है, ठीक है। कहाँ पे, 32वें हफ्ते पे। 36वें हफ्ते पे होता है जिफोइड प्रोसेस लेवल पर, और 40वें हफ्ते पे एंगेजमेंट होने के कारण वापस नीचे आ जाता है। जहां 32वें हफ्ते पर था वहीं 40वें हफ्ते पर होता है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि 32वें हफ्ते पर एंगेजमेंट नहीं हुआ होता है और 40वें हफ्ते पर एंगेजमेंट हो जाता है। समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? ये मैं एक कागज में लिख के और आपको एक बार ये सेंड कर दूंगा अभी ग्रुप में कि किस हफ्ते में कौन से लेवल पे होता है, ठीक है। वैसे तो डायग्राम में समझ में आ रहा है। डायग्राम में दो लाइन दोनों साइड है, मतलब 16 हफ्ते में अम्बेलिकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में। फिर यहाँ पे देखो, ये 1.5 लाइन आ रही है, यहाँ ऊपर 3.5 आ रही है, मतलब 2/3 तो है जिफोइड से नीचे और 1/3 है अम्बेलिकस के ऊपर 28वें हफ्ते पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेवल समझ में तो आ रहा है, पर फिर भी मैं रिटर्न में आपको अभी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो है अपने कंप्लीट होते हैं, ठीक है। क्लास कभी भी एंड हो सकती है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर वाला अपन नेक्स्ट वापस ज्वाइन करते हैं, तब देखते हैं, ठीक है। वापस ज्वाइन करना है एक बार इसी लिंक पे।